समिट, विश्व का बहुत बड़ा निर्णायक नेतृत्व ये हमारी दिल्ली की धरती पर होगा। G20 की मेजबानी, पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है। ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे। एनएसजी के कमांडो जिनकी ड्यूटी आईटीसी मौर्या के आसपास लगाई गई है, जो बाइडेन वो इसी आईटीसी मौर्या में रुकेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात होगी दिल्ली में बाहुबलियों के पहुंचने की, क्योंकि दिल्ली में ठीक एक हफ्ते बाद, आज दिल्ली में एक हफ्ते के बाद दुनिया भर से बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंचकर वो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 समिट का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ होंगे जो बाइडेन, उनके साथ होंगे इमैनुअल मैक्रोन। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा सम्मेलन, जिस पर आज स्टूडियो में हम सम्मेलन करने वाले हैं। G20 को लेकर एक सम्मेलन आज स्टूडियो में भी होगा, क्योंकि तैयारियां पुख्ता हो गई हैं और G20 के मेहमान, सबसे पहले आपको बता रही हूं कि ठीक एक हफ्ते बाद कौन कौन लोग होंगे जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाएंगे और इस G20 की मेजबानी करेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें शामिल होंगे। ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति को माना जाता है, इसीलिए दिल्ली किस तरह तब्दील हो जाएगी वो आज आपको दिखाएंगे। इसी के साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, भी दिल्ली आ रहे हैं। एंथनी एल्बनीज, द बॉस कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, वो भी दिल्ली में होंगे। और इसी के साथ साथ जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, यू सुक योल, जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, और शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो भी आएंगी यही दिल्ली। और दिल्ली में G20 सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे 20 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन आता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यही दिल्ली में होंगे। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 के सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन दिल्ली कैसे तब्दील हो रही है, आज आपको मैं ये बताने वाली हूं कि दिल्ली में खास इंतजाम इसी के लिए किए गए हैं। वो आपको बताती हूं कि इन बड़े बड़े महाबलियों के लिए किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उस समय दिल्ली में किस तरह का बंदोबस्त होगा, पहले यह समझ लीजिए। दिल्ली में क्या होगा, जरा चलाएं उसे विक्रांत। दिल्ली में उस समय G20 को लेकर हाई अलर्ट है, जिसकी ड्रेस रिहर्सल आज भी हुई है। दिल्ली में हाई अलर्ट है और इसी के साथ साथ 1,30,000 जवानों की तैनाती सिर्फ दिल्ली में है। पूरा दिल्ली किले में तब्दील हो जाएगा। दिल्ली में अर्धसैनिक बल भी तैनात होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ इतने कर्मी नहीं है। अर्धसैनिक बल यानी CRPF, CAPF सब उसमें तैनात होगा। CRPF रक्षक की 50 टीमें तैयार हैं और उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। वो ट्रेनिंग क्या है वो भी आगे आपको बताऊंगी। रक्षक टीम के 1000 जवान G20 के लिए शामिल हैं। अब इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी है। 300 बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने अपने देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल होंगी, जो कि करोड़ों की गाड़ियां हैं। CRPF के 1000 जवानों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। VIP सुरक्षा का हिस्सा रहे हैं ये जवान। जो लोग जिन्हें ट्रेनिंग दी गई, या तो ये SPG में रहे हैं या NSG में रहे हैं, ये वहां काम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें पता है VIP मूवमेंट क्या होता है। राष्ट्रीय अध्यक्षों के काफिले में रहेंगे ये जवान, इन्हीं को लगाया गया है। अब आपको यह भी बताती हूं कि इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि जब जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब हिंदुस्तान में होंगे, दिल्ली में होंगे, तो उनकी सुरक्षा काफिले में जो लोग लगे हैं, काफिले से ठहरने तक VIP की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं पर होगी। ये जो लोग लगे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, पिछले 4 महीनों से इनकी ट्रेनिंग चल रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कराना इनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब गाड़ियों का काफिला निकलेगा, होटल से मीटिंग पॉइंट तक और वापस होटल पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका अपना सिक्योरिटी अमला रहता है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जिम्मेदारी भी बहुत गुना बढ़ जाती है। सीटिंग पोजीशन के हिसाब से गाड़ी में पिछली सीट में दाएं या बाईं तरफ कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेगा, ये उन्हें पहले से बताया होगा। उसी हिसाब से गाड़ी में बैठाना, सीटिंग पोजीशन के हिसाब से VIP को बिठाकर। अगर खतरे का कोई आभास होता है, देखिए उस समय जैसा मैंने कहा दिल्ली किले में तब्दील हो जाएगी। अगर खतरे का कोई आभास होता है तो तुरंत प्लान B को एक्टिवेट करना है, यानी कि सुरक्षा में अगर संदेह लगे तो आपको क्या करना है। प्रॉब्लम अगर आएगी तो यह भी इन्हें बताया गया है कि कैसे प्रॉब्लम आने पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो उस प्रॉब्लम से आपको निकाल पाएगा। कितने दायरे पर साथ चलने वाली गाड़ियां रहेंगी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी यहां है, कितने मीटर पर दूसरी गाड़ी, काफिले की गाड़ियों में की कतार तय करना, कितनी गाड़ियां उसमें होंगी, इस सब की ट्रेनिंग दी गई है इन्हें। कुछ इसी तरह से काफिला निकलेगा राष्ट्रीय अध्यक्षों का और पूरी दिल्ली कैसे पटी होगी। मैंने कहा 1,30,000 जवान वहां पर तैनात होंगे। लेकिन लोगों के मन में एक डर है कि क्या दिल्ली पूरी तरह से उस समय बंद हो जाएगा। जरा सुनिए कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसर क्या बता रहे हैं। हम देख रहे हैं सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज है, ट्रैफिक लगा हुआ है, कारकेड निकल रहा है। कंफ्यूजन ना हो, लोग किस तरीके से इससे बचे, आप लोग एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। पर्पस इस फुल ड्रेस रिहर्सल का सर क्या है? पर्पस यही है कि रिहर्सल है, किस तरह का इंतजाम होना चाहिए, किस तरह का इंतजाम होगा। 8 और 9, 10 की जो समिट होगा उसमें जो इंतजाम है उसके बारे में जो ट्रैफिक एडवाइजरी में विस्तार से दे दिया गया है। और कोई भ्रांति या कन्फ्यूजन नहीं रहे कि कहीं दिल्ली बिल्कुल बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
दिल्ली में यातायात सामान्य रूप से चलेगा। नई दिल्ली का जो क्षेत्र है उसे नियंत्रित जोन की जो है बनाया गया है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं सामान्य तौर पर पहले की तरह चलती रहेंगी। मेट्रो सेवाएं पूरी दिल्ली में चलेंगी। बस सर्विसेज जो हैं वो रिंग रोड या रिंग रोड के बाहर की साइड में सामान्य रूप से चलेंगी। लुटियन जोन की अगर हम बात करते हैं, नई दिल्ली की बात करें, पूरे तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। देखिए, नियंत्रित क्षेत्र में कुछ आइडेंटिफाइड व्हीकल्स का मूवमेंट रहेगा, उनका अलाउ रहेगा। बाकी विस्तार से आप ट्रैफिक एडवाइजरी को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिल्ली पुलिस G20 के दौरान किस तरह से अमला अपना संभालेगी, किस तरह जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ पूरे दिल्ली पर कैसे चप्पे चप्पे पर भारतीय वायुसेना की नजर रहेगी, इसको भी समझ लीजिए। जो हिंडन, अंबाला, बरेली एयरबेस है, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। यहां से कभी भी किसी भी समय फाइटर जेट उड़कर दिल्ली पहुंच सकते हैं। वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की भी तैनाती की गई, यानी एयर डिफेंस सिस्टम। किसी तरह का कोई खतरा हो, उसे भागते हुए ये किस तरह से एक्शन ले सकते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी अलर्ट पर है, इन्हें भी तैनात किया गया है। किसी तरह का कोई खतरा दिखता है तो ये मिसाइल अटैक कर सकती है। 70 से 80 किलोमीटर लक्ष्य भेदने की इनकी क्षमता है। तो सोचिए, भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से जिम्मा अपने हाथों में लिया है। जो आकाश मिसाइल है वो भी एक डिफेंस शील्ड बनाएगी, सुरक्षा कवच बनाएगी। आप एक तरफ देख रहे हैं, यहां पर देखिए, जो भारत मंडपम है, जहां पर यह पूरा समागम होना है, ये सम्मेलन होना है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की नजर उस पर लगातार बनी हुई है। जो लड़ाकू विमान है, उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वो हाई अलर्ट पर रहेंगे। लड़ाकू विमानों को, जिनमें रफेल, मिराज, सुखोई MKI, जिनकी तैनाती उस समय दिल्ली के आसपास जो एयरबेसेस हैं वहां पर रहेगी। कोई भी खतरा भागते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा, दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ दिल्ली में उस वक्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, यानी ड्रोन से अगर किसी तरह की भी कोई हरकत करने की कोशिश है, उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। काउंटर ड्रोन सिस्टम भी नजर रखेगा चप्पे चप्पे पर। तो ये उस वक्त दिल्ली की तस्वीर होगी। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद यहां G20 पर यह सम्मेलन लाइव। अलर्ट पर रफाल, हुंकार भरेगी सुखोई। G20 का सुरक्षा घेरा, दिल्ली में कड़ा पहरा। दुनिया के बेस्ट कमांडो का दिल्ली में डेरा। दिल्ली में आसमान से जमीन तक कमांडो का काफिला, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। छावनी में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान दुनिया के सभी शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के साथ होंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानीज फिर से पीएम मोदी को बॉस कहते नजर आएंगे और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी समिट में मौजूद होंगे। ऐसे में आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए गए हैं, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। NSG के कमांडो, जिनकी ड्यूटी ITC मौर्या के आसपास लगाई गई है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इसी ITC मौर्या में रुकेंगे और इस पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। NSG के अलावा जो आर्म फोर्सेस है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, एक एक्सपीरियंस्ड फोर्स है, और ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, इसको हम बखूबी, पेशेवर तरीके से और मुकम्मल तरीके से इसे हम निभाएंगे। G20 को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। आज इंडिया गेट से अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के काफिले को मीटिंग की जगह और होटल कैसे पहुंचना है, इसकी रिहर्सल की गई। राष्ट्राध्यक्षों का कारकेट किस तरीके से निकलेगा, उसकी झलक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आप देखेंगे कि जिस भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, हमारे देश का झंडा उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का झंडा उस गाड़ी पर लगा होगा। साथ ही एस्कॉर्ट करती हुई तमाम गाड़ियां, उन पूरे काफिले के अंदर आप एम्बुलेंस को भी नजर देख लेंगे। ये है दिल्ली का ITC मौर्या होटल, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ठहरेंगे। गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। ऐसे में सरदार पटेल मार्ग से लेकर होटल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। NSG कमांडोज, CRPF, डॉग स्क्वाड से लेकर दिल्ली पुलिस सभी जगह सुरक्षा का जायजा ले रही है। तमाम जो आर्म फोर्सेज है वो ग्रीन बेल्ट जितनी भी होटल के आसपास, उस पूरे बेल्ट पर आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर हो या बॉम्ब स्क्वाड हो, वो सभी यहाँ पर है और पूरे परिसर को इस तरीके से जो चेक है वो किया जा रहा है। हूबहू इसी तरीके से 9 और 10 तारीख को भी सुरक्षा के इंतजाम होंगे। G20 को लेकर वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। हर हलचल पर वायुसेना की नजर है। मतलब नीचे पुलिस का पहरा होगा और आसमान में राफेल और सुखोई की गर्जना होगी। ऐसे में दिल्ली G20 के लिए पूरी तरह से तैयार है और तैयार है दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहुत बड़ा आयोजन ठीक एक हफ्ते बाद हिंदुस्तान करने वाला है। दिल्ली में होगा G20 का ये महासम्मेलन। उससे पहले हमारा स्टूडियो में ये G20 पर सम्मेलन है। मैं एक बार बता दूं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजहां इल्मी जी, आप देख सकते हैं उन्हें। दीपक बोरा जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं और वहां पूछूंगी, बाइडेन जी आ रहे हैं दीपक सर, तो जरा बताइएगा कि वहां क्या चर्चा है और यहाँ पर क्या होगा। इसी के साथ साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी जानकारी वायुसेना किस तरह चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए उस पर वो देंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि इस पूरी मीटिंग के
जो G20 का सम्मेलन है, मायने क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से बंदोबस्त अपने हाथों में ले रखा है। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चंद्रमोहन जी, मैं शुरुआत में कहना नहीं चाहती कि राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, लेकिन मैं आपसे बस ये कहूंगी आज शुरुआत में कि एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें मुझे लगता है कि हर भारतीय को गर्व है और इसको लेकर बहुत से सवाल भी चल रहे हैं, लेकिन इससे लेकर बहुत सी तकरार भी चल रही है। लेकिन दिल्ली में इस आयोजन के मायने क्या है? मैं सबसे पहले अगर शुरुआत करना चाहूं, हर्षवर्धन जी आपके साथ कर रही हूं, मुझे यह बताइए G20 का यह सम्मेलन हिंदुस्तान में एक हफ्ते बाद एक बड़ा आयोजन जिसमें दुनिया भर से राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबानी करेंगे, राजनीति से परे भारत के लिए इसके क्या मायने? देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति से परे नहीं, दुनिया की राजनीति को बदलने वाला ही सम्मेलन है। ये G20 का जो सम्मेलन है, हर बार इसकी प्रेसिडेंसी किसी न किसी देश को होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये प्रेसिडेंसी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? दुनिया इस वक्त दो देशों के युद्ध के संकट से गुजर रही है, जहां एक खेमा पकड़कर लोग खड़े हैं। अकेली डेमोक्रेटिक कंट्री है जो दुनिया में अपनी बात कहती है, तो उसका वजन इसलिए है क्योंकि उसने किसी देश के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। नंबर 1, इस वक्त एनवायरमेंट यानी क्लाइमेट की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कार्बन, एक तरह से कहें कि आप कोई कहता है कि हमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, कोई कहता है कम इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल करता है वो सबक सिखाना चाहता है कि भाई तुम थोड़ा और कम करो। यानी विकासशील देशों में सुख सुविधा नहीं हो, उनको कहा जाए कि आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने उन देशों की अगुवाई करते हुए फोर्स किया है कि जो आप $1 बिलियन प्लेज करते हैं, $100 बिलियन, भैया वो नहीं कर पा रहे हो, वो करो। अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं। दुनिया के जो बड़े मंच हैं, यूनाइटेड नेशंस हो या ऐसे जो दूसरे मंच हैं, उनकी रेलिवेंसी पर बड़ा सवाल है। देखिए, जो ताकतवर देशों का समूह है G7, वो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। नाटो वो लड़ाई लगा रहा है। ऐसे में G20 क्या दुनिया को एक नया रास्ता दिखा पाएगा? और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको हम कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, इसमें दुनिया 1.4 बिलियन वाले डेमोक्रेटिक भारत की तरफ देख रही है। एक तरफ तो डेमोक्रेसी सिर्फ यहां है ना, और तो जगह है, जनसंख्या है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन वहां तानाशाही है। तो इसलिए दुनिया की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की राजनीति से इसका कोई लेना देना। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि दुनिया की राजनीति या फिर मैं कहूं दुनिया की कूटनीति से इसका बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। मैं इस पर एक बार डिटेल में जाऊं उससे पहले मुझे ये बता दीजिए, वेदभूषण जी आपके पास पहले आ रही हूं। दिल्ली पुलिस यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। 1,30,000 कर्मी उस वक्त सिर्फ दिल्ली में होंगे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, जिसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं होगी, जिसमें सीआरपीएफ भी होगी, सीएपीएफ भी होगी। आप मुझे ये बताइए कि ये इस तरह का आयोजन आपने अपनी ड्यूटी के दौरान, जब आप पुलिस में थे, तब आपने इस तरह का आयोजन देखा होगा या फिर सुना होगा। ये कितना बड़ा आयोजन है, पुलिस की जिम्मेदारी कितने गुना बढ़ जाती है? तो देखिए, ये रेयरेस्ट ओकेजन है इंडिया के लिए। एक पुरानी बात है ना, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अभी स्पेशल सेल ने भाड़े के 2 टट्टुओं को अरेस्ट किया है, जो कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे। तमाम मेट्रो स्टेशन पर आपने भी डिबेट की थी कि प्रो खालिस्तान इंडिया को खालिस्तान बनाना है। कांग्रेस की सरकार, मेरे साथी बैठे हुए, शीला दीक्षित के टाइम में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक 2 दिन पहले जामा मस्जिद पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो जरूरत बाहर के गद्दारों से नहीं, अपने लोगों से ज्यादा खतरा है। इसलिए दिल्ली पुलिस की ये अग्नि परीक्षा है। मैं इसको अग्नि परीक्षा इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के तमाम सिपाही से लेकर कमिश्नर ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इसके अंदर। आप इतनी चीज देखिए ना, मंकी मेनेस जिसके लिए तैयारियां की जा रही है, वहां पर लंगूर लगाए जा रहे हैं, उनके पोर्ट्रेट लगाए जा रहे हैं, जिससे बंदर दूर है। ये तो बहुत छोटी सी मैंने आपको बात बताई है। इसके अलावा आप देखें कि महीनों से कारकेड की रिहर्सल हो रही है, तमाम कमांडोज डिटेल किए जा रहे हैं, सारे जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, एयर फोर्स है और तमाम फोर्सेज है, उनकी मदद ली जा रही है। ये दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज इसको राजनीतिक विवाद में ना करके एक देश की प्रतिष्ठा का एक सवाल है। मैंने अभी आपको प्रो खालिस्तान वाला बताया, क्योंकि वहां पर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी आ रहे हैं, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो हुआ पूरे वर्ल्ड को पता है, आग लगा दी गई। मिस्टर सुनक आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। किस तरह से वहां पर हमारे झंडे को जलील करने की कोशिश की गई, हालांकि वो नाकामयाब हो गई। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, मैं तमाम को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम बड़े कामयाब तरीके से इस जश्न को मनाएंगे, पूरी दुनिया इसको देखेगी। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसा मैंने कहा कि परतें बहुत सारी हैं। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी अलग, भारतीय वायुसेना पूरी तरह से दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। मैं एक बार ग्रुप कैप्टन पांडे के पास जाऊं, उससे पहले शाजिया जी आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा आयोजन है ये। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान के 3 की लैंडिंग के अवसर पर जब इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर आए, तो दिल्ली आकर उन्होंने यही कहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तानियों की है, लेकिन खासकर दिल्ली वासियों की है। हर दिल्ली वासी को समझना होगा। बिल्कुल, एक जिम्मेदारी का एहसास है और एक गर्व भी महसूस कर रहा है हर एक भारतवासी। और क्योंकि मेजबानी खासतौर से 9 और 10 8 9 10 तारीख की दिल्ली में है, इसलिए जाहिर सी बात है ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी और अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाना होगा दिल्ली वासियों को, और उसके लिए उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अहमियत देखें इस प्रेसिडेंसी की, जो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है एक यादगार ये वक्त होगा, ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। आप इसकी अहमियत देखिए, भारत बाकायदा चैंपियन कर रहा है, एक लीडरशिप रोल में है ग्लोबल साउथ के, पूरा ग्लोबल साउथ
साउथ। ग्लोबल साउथ किसको हम मानते हैं? पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका। अफ्रीका एज अ ब्लॉक पे भारत ने बाकायदा उसको उनको बुलाया है और उनको शामिल किया है, और अपने आप में उन्होंने भी भारत के प्रति अपना नजरिया और अपना प्यार दिखाया है और माना है भारत को एक चैंपियन के तौर पर। तो चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो, ओशियानिया हो या फिर अफ्रीका हो, ये सब साथ, ये ग्लोबल साउथ का कॉज भारत चैंपियन कर रहा है। आप देखिए यूक्रेन और रशिया के पूरे संदर्भ में आप देखेंगे किस तरह से मध्यस्थता करता आ रहा है और डी एस्केलेशन की तरफ भारत बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार बुद्ध की और युद्ध के खिलाफ बात की है, लेकिन ये एक मौका है जब सब यहाँ पे आने को तैयार हैं और बात सुनने को तैयार हैं, और बाकायदा जो नहीं आ पा रहा है वो अपने वजह भी बता रहा है और बाकायदा फोन कर प्रधानमंत्री जी को अपना एक ऑनवॉय भी भेज रहा है, फॉरेन मिनिस्टर से कम नहीं। तो ये देखिए दूसरी तीसरी बात, आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष है 20 देशों के, अब राष्ट्राध्यक्ष, अब आप देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए विकासशील देश की बहुत बड़ी नुमाइंदगी, क्योंकि हम मिस्र को बुला रहे हैं, तो भारत इसमें है, और आप देखेंगे अफ्रीका का बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन आप देखिए कि 85% जो पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल ट्रेड जहाँ पे है, वो सब लोग, वो सारे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है इसमें। आप देखिए आबादी। शादिया जी, बार बार पूछा जाता है कि इस G20 के आयोजन से भारत को क्या हासिल होगा। मैं उस पर भी चर्चा करना चाहती हूँ आज, क्योंकि दीपक बोरा जी सीधे यूएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार दीपक जी जरा बता दीजिए, अमेरिका में तो अभी सुबह हो रही होगी, आप न्यूयॉर्क में हैं, वहां से बाइडेन साहब यहाँ आ रहे हैं, अमेरिका से जो बाइडेन का यहाँ पर आना, यहाँ पर भी एक एक्साइटमेंट है, वहां पर कैसी उत्सुकता है, ये भी तो बताइए जरा सर हमें। आभारी हूँ मैम, जब आपके चैनल पे होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर ब्रिलियंट, यू आर आउटस्टैंडिंग। और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं पैनल पर, अभी उनकी बात सुनी, दे आर स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इस समय तापमान 12 डिग्री है, सुबह के 8:50 हुए हैं, वर्षा होने की संभावना नहीं है। तो मौसम की जानकारी के बाद अब बताता हूँ पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर क्या है। जो अमेरिकन मीडिया है उसका फोकस इस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब पे है, वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और दूसरा बाइडेन साहब को भी इम्पीच करने की बात की जा रही है, क्योंकि रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी कांग्रेस कहते हैं, वो कहते हैं कि इनके जो शिकारी बेटे हैं जिनका नाम हंटर बाइडेन है, वो चीन के साथ उनके कुछ अजीब सही संबंध थे, लेकिन होगा उसका कुछ नहीं। बाइडेन साहब डेफिनेटली आ रहे हैं। और अब बात होने लग गई है, चंद्रयान की बात हुई, आज मैं सुबह टेलीविजन चैनल पर देख रहा था, आदित्य 1L की बात हुई है, और आज एनालिसिस हो रहा है कि अब ये G20 की मीटिंग के लिए जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, अमेरिका को इससे क्या मिलेगा, और ये भारत के साथ जो अमेरिका की दोस्ती है वो और मजबूत हो जाएगी। मैम अगर आप आधा मिनट में जो बता देना चाहता हूं कि 1990s के दशक में आप तो सब जानते हैं कि लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था। उसके बाद जो ब्राह्मण क्लब है G7 वाले, वो बोले भाई टाइगर लोग हम नहीं कर सकते, हमें एक क्षत्रिय क्लब चाहिए। तो फिर भारत को और चीन को और वो तेल वाले जो हैं ब्राजील और सऊदी अरेबिया सबको बुला के G20 बना दिया। तो हम बांग्ला करने लगे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और अब क्या हो रहा था, G20 की रेलेवेंस भी कम हो रही थी, तो एक बागी क्लब बन गया है, जो वो इंफो वाला, जिसको आप ब्रिक्स कहते हैं। लेकिन अब अगर आप देखा जाए, एक तरफ बागी हैं, दूसरी तरफ अमीर लोग हैं, इतने अमीर नहीं है पर सोचते हैं, और बीच में मध्यस्थता करने वाले G20 देश हैं, जिनकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत की छवि, मैम हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, भारत की छवि तो अब सूरज से भी ऊंची है इस देश में। जैसा मेरा बेटा जो यहाँ रहता है, मुझसे कहता है, डैड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका, वी आर टोटली रिस्पेक्टेड। इसे बहुत बड़ी बात आपने कही है, आपने बहुत बड़ी बात कही है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इंडियन इन अमेरिका। अब चंद्रमोहन जी, ये सबसे अच्छा समय है अमेरिका में भारतीय होने का। मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो बार बार यही कहती है पीएम मोदी नहीं होते तब भी G20 होता। बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई नकार नहीं सकता है। ये भी कहते हैं पीएम कोई भी होता तो अध्यक्षता भारत करता, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो हमले आते हैं, मतलब ये सत्य से ज्यादा हमला है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करो। मुझे लगता है G20 से पहले ये सारे हमले टारगेट, हमारी आपस की राजनीति, आपकी और बीजेपी की आपस की राजनीति है, वो कम से कम G20 के समय नहीं होनी चाहिए। ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए। आप सहमत हैं मुझसे? देखिए, आपने जो प्रश्न करे वो सारे राजनीति वाले, आपने कोई ऐसा प्रश्न नहीं करा जिसके ऊपर मैं राजनीतिक जवाब ही न दूं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। ठीक है। और जो व्यक्ति चुना जाता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, चाहे आप हो या हम में से पैदल में बैठे हुए कोई हो, या हमारे देश के आज के नरेंद्र मोदी जी हो, तो वो तब प्रधानमंत्री बने क्योंकि देश बड़ा था। तो स्वाभाविक है, जो कहा जा रहा है कि ये तो इवेंट होना था, और ये इवेंट 140 करोड़ जनमानस का है, और ये इवेंट्स उन सरकारों को भी है जो सरकारें सत्ता में पहले रही, चाहे कांग्रेस की या भाजपा की, किसी की भी रही, चाहे अलायंस की रही, तो उन्हीं के योगदान से हर सिस्टम चल के आया। तो राजनीति करने की जरूरत तब होती है जब सत्ता पक्ष पूरा मीठा मीठा खाना चाहे और कड़वा कड़वा थू कर दे। तो जब आप चलते हो घर से, तो मीठा और कड़वा सब साथ लेके चलना पड़ता है। कुछ यादें अतीत में छूट जाती हैं, कुछ वर्तमान के लिए भविष्य निर्माण करती हैं। तो ये सत्ता पक्ष को डिसाइड करना है कि वो राजनीति किसी चैप्टर पे करवाना चाहता है या सहयोग लेना चाहता है। अच्छा, ये मंच सरकार का होना चाहिए। आप जब ये बोलते हैं जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये G20 का करना, ये जनता का मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन है, मैंने शुरुआत में सबसे पहले यही बात की कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़े आयोजन यहाँ दिल्ली में होने वाला है, तो ये ध्यान भटकाने जैसा क्या है? इस पर तो बल्कि सबका ध्यान होना चाहिए, जिनका नहीं है उन पर उनका भी होना चाहिए। मैं गलत कह रही हूँ? मुझे बताइए। कर्नल सिंह बोलना चाह रहे, पहले आप बोलिए। G20
G20 देश में हो रहा है, अच्छी बात है। G20 देश के अंदर हो रहा है, भाजपा की सरकार में हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि भारत का इवेंट्स है। लेकिन जब आप उस इवेंट्स को किसी के ऊपर ताज लगा दोगे और आप विपक्ष में पेशेंट खड़ा करोगे, तो राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति का जवाब राजनीति से देगा, और देशभक्ति का व्यक्ति जवाब देने के लिए देशभक्ति का देगा। इवेंट हिंदुस्तान का है, तो अगर देशभक्ति का सवाल है तो ये देश हिंदुस्तान का, इवेंट हिंदुस्तान का है। आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उन पर, वो कहां पर G20 को लेकर अभी आपने कहा था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके हर प्रश्न राजनीति से परिपूर्ण थे, क्योंकि मैंने उसको बात दिया। तो फिर आप, क्योंकि बिना कांग्रेस के तो पहला पायदान भाजपा चढ़ नहीं सकती, क्योंकि 70 साल के अंदर जो विरासत और जो विकास मिला वो 9 सालों में जुमले से चला, और 70 साल के जिन विकासों के साथ चंद्रयान भी चला गया और आदित्य भी चला गया, उसके अंदर तो आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्नल सिंह जी आपके पास आना चाह रहे हैं, मैं एक बार कर्नल सिंह आपसे पूछ रही हूं, हालांकि आप मतलब आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर जैसे उन्होंने कहा सिर्फ चंद्रयान को भी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, G20 को भी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बार-बार जो है उसको एक चुनावी एजेंडे की तरह बाकी पार्टियां पेश करना चाह रही है। लेकिन ये उपलब्धियां हैं, अगर ये उपलब्धियां हैं और हम तो चाहेंगे कि अच्छी तरह से ये पूरा आयोजन हो, लेकिन ये उपलब्धियां इनको चुनावी स्टंट बनाने, मुझे लगता है इनसे ज्यादा बाकी पार्टियां इसे उछालने में लगी। मैं सिर्फ किसी भी पॉलिटिशियन से मेरा छोटा सा सवाल है, बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने कि सहयोग लेना चाहिए गवर्नमेंट को। आप क्या लेते हैं या अपने देश के लिए क्या देते हैं? अगर कोई आपसे सहयोग नहीं मांग रहा तो आप सहयोग देंगे नहीं। आप सहयोग उस आदमी को, उस पार्टी को नहीं दे रहे हैं, आप अपने देश को दे रहे हैं। अगर आज आप चाहे वो चंद्रयान ले लो, चाहे G20 ले लो, किसी भी मीटिंग के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी नेगेटिव अगर करते हैं, तो आप क्या उस आदमी पर कर रहे हैं? क्या आप उसके जरिए पूरे देश पर नहीं कर रहे? मैं ये आप लोगों से इसलिए सीखना चाहता हूं क्योंकि हम डिफेंस वालों को थोड़ा इस वाली अकल कम होती है हमारे में, हम नहीं समझ पाते। मेरे लिए अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मेरे को देश क्या दे रहा है डिफेंस को, तभी मैं कुछ वापस करूंगा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दिस। हमारा हर आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है। मैं आज भी बोलता हूं, मैं कारगिल वॉर से वापस आया, आई वॉज अनफॉर्चुनेट कि मैं वहां क्यों नहीं शहादत दे पाया। मेरा फर्ज बनता था वहां देना, मेरे को नहीं, मैं आई वाज अनलकी। मैं कहता हूं अगर इसी तरह आज अगर G20 के लिए सारी पार्टीज खड़े होकर सिर्फ एक बात बोले, बताओ जी हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे देश के लिए गौरव की। 140 करोड़ की जनता में कोई पॉलिटिशियंस नहीं आते हैं? आप सब क्या उनसे अलग हो जाते हैं? आप वही को सवाल मुझे इंसल्ट कर रहे हो आप। वो कह रहे हैं क्या करना है पहले ये पूछ लीजिए, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले ये पूछ लीजिए कितने बड़ा आयोजन है, इसमें हमारी भागीदारी कैसे होगी। एक नैरेटिव क्या है कि आज कांग्रेस को जो नैरेटिव का जवाब देना पड़ता है वो भाजपा के नेताओं का नहीं, हमारे साथ हमारे रहने वाले बुद्धिजीवियों को भी देना पड़ता है। अच्छा, मैं भी आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे फादर मेजर सूबेदार रहे, मेरे अंकल कैप्टन रहे, मेरा छोटा भाई अभी आर्मी के अंदर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं राजनीति में हूँ, कि मैं इस भाषा को नहीं समझता देशभक्ति क्या है या आपका फीलिंग्स क्या है। अगर मैं कांग्रेस में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा देश के प्रति समर्पण या मेरी देश के प्रति राष्ट्रपति भाजपा में होगी या मैं भाजपा के प्रति बोलूंगा तो देश के प्रति समर्पण हो गई। पहले तो ये मापदंड आप लोग बदलो। नहीं तो G20 तो भाजपा का इवेंट है ही ना। मेरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो आप। चंद्रमोहन जी, G20 किसका इवेंट है? का है, बीजेपी का इवेंट है, मिशन देश का है। उसके ऊपर जैसे चंद्रयान की बात आई तो चंद्रयान के अंदर इसरो का रोल था। इसरो पे पुराने प्रधानमंत्रियों की बात होती है तो आप कहते हो जी कांग्रेस पुराने प्रधानमंत्रियों की जिक्र क्यों करती है? तो भाजपा को नहीं चाहिए था कि पुराने प्रधानमंत्रियों के कार्यप्रणाली को जिक्र करे। ये कोई नहीं कहता है, ये कोई नहीं कहता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब मौजूदा प्रधानमंत्री को आप कोई, दिक्कत तब होती है जब मौजूदा प्रधानमंत्री का चाहते हैं नाम भी ना लिया जाए। हमारा दुर्भाग्य है, आपने मेरे से पूछा था कि मैं इस तरह के आयोजन में रहा हूँ कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ जब गेम्स हुए थे मुझे अच्छी तरह याद है, विरोध किया गया था क्योंकि ये गुलामी की निशानी बताते थे कि बहुत से लोग कहते थे गुलामी को रिप्रेजेंट करता है कॉमनवेल्थ गेम, वहां के प्रिंस को ना बुलाया जाए। लोगों की आदत होती है हर ओकेजन को, चाहे धार्मिक हो, देश से जुड़ा हुआ मामला है। मैं और मेरे साथी यहाँ रिटायर्ड साथी बैठे हुए आपके स्टूडियो के अंदर, मैंने खुद अपने कमिश्नर को, होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को ट्वीट किया है कि जो रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, यदि हमारी कोई सेवाओं की जरूरत है हम लोग सेवा देने के लिए तैयार है, किसी भी रूप में, सिपाही के रूप में भी हम सड़क पर आने के लिए तैयार है। तो ये फीलिंग है, भावना है, उस भावना के साथ ये ओकेजन होना चाहिए, ना कि इसमें भी राजनीति या इस तरह की चीजें ढूंढी जाए। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम चीजें। अब आम आदमी पार्टी अपना वीडियो कैमरा लेकर निकल पड़े, वो अपना अलग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि ये तो आयोजन आम आदमी पार्टी कर रही है, तो राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है और ये गलत चीज है, बंद होनी चाहिए। मैं एक बार हर्षवर्धन जी जल्दी से बताइए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान को आपने चुनावी बोल दिया कि इसके लिए आप चुनावी एजेंडा तैयार कर रहे हैं, आपने G20 को बोल दिया कि ये चुनावी एजेंडा है आपका, लेकिन ये सब कोई भी इवेंट बीजेपी का इवेंट नहीं है, ये देश के लिए बड़े इवेंट्स हैं, ये देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं और इनको उसी तरह से देखना चाहिए। आप बार बार जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उसको अलग करके कैसे देखेंगे इससे? नहीं सुचेता, ये बताइए सरकार किस लिए देश की जनता चुनती है? वो इसीलिए चुनती है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपनी नीतियों से और उन नीतियों को लागू करने से, यानी पॉलिसी डिसाइड करना और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना, वो काम अच्छे से करें। नरेंद्र मोदी की आलोचना इस बात के लिए होती है कि वो सारा काम अच्छे से कर रहे हैं और उसको इतना अच्छे से कर रहे हैं कि पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसकी प्रतिष्ठा में शामिल हो जाती है। अब आप सोचिए, जिस वक्त जोहान्सबर्ग में वो थे, उन्होंने कहा ये विश्व मानवता के लिए है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। उन्होंने तो भारत की उपलब्धि से भी आगे बढ़कर कहा कि ये विश्व मानवता की उपलब्धि है। और हमने उसके पहले याद था चंद्रयान 2, जिस तरह से K-Sivan को उन्होंने एक कहें कि देश के अभिभावक के तौर पर जो भूमिका उनकी थी उन्होंने निभाई और उसके बाद उन्होंने तय किया कि इसको हम पूरा करेंगे। अब G20 की प्रेसिडेंसी जब उनके हाथ में आई, हमें याद है जब उनको बैटन मिला, उन्होंने क्या कहा
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला प्रधानमंत्री का था कि इस देश में हर बच्चे को इस बारे में पता होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो अलग अलग चेयर्स होंगी, आप बिजनेस पे कह लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पे कह लीजिए, आप एग्रीकल्चर पे कह लीजिए, आप टेक्नोलॉजी पे कह लीजिए, जितनी तरह की चेयर्स हैं उनको अलग अलग शहरों में जाएं और वहां से उसको जोड़ें, तब वो समझ में आएगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं वहां चंद्रयान जब सफल हो जाता है तो हमारे देश के कुछ सरकारों के मंत्री लोग हैं वो कह देते हैं कि अभी सफल होकर लौटेंगे जब हमारे यात्री चंद्रयान से, तो हम उनका स्वागत करेंगे। जिस देश में इस तरह का नेताओं में अज्ञान हो, ज्ञान का अभाव हो, वहां अगर देश का प्रधानमंत्री किसी भी योजना को लेकर, किसी भी कार्यक्रम को लेकर इस तरह से आगे बढ़ता है तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। और कहीं किसी विपक्ष पर कोई हमला नहीं किया गया। विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि अरे हर साल एक प्रेसिडेंसी एक देश को जाती है, इसमें नरेंद्र मोदी ने क्या कमाल कर दिया। कमाल जो किया वो देश की जनता देख रही है। अब मैं एक बार, क्योंकि ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की इस समय पर है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर भारतीय वायुसेना ने नजर बनाए हुए हैं। मैं एक बार जरा ये भी अपने दर्शकों को बताती हूं कि 4 से 14 सितंबर तक, यानी कि जिस दौरान G20 होगा, जरा विक्रांत चलाएं उसे, जिस दौरान G20 भारत में हो रहा होगा, 4 से 14 सितंबर तक त्रिशूल युद्धाभ्यास भी हो रहा होगा हिंदुस्तान में। और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में होगा। ये सारी जगह कौन सी है? ये बॉर्डर एरियाज है। त्रिशूल में राफेल भी होगा, मिराज भी होगा, सुखोई 30 MKI भी शामिल है। अब ये युद्धाभ्यास उस समय जब G20 भारत में दिल्ली में है, युद्धाभ्यास में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी अपना दम दिखाएंगे। अब मैं इसी के मद्देनजर पूछ रही हूं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन में गरुड़ विशेष बल भी हिस्सा लेने वाला है। अब मुझे जरा ग्रुप कैप्टन पांडे आप ये बताइए, जैसा हमने पहले कहा कि वायुसेना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस दौरान ही ये त्रिशूल युद्धाभ्यास भी होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो थ्रेट परसेप्शन है वो जिस क्षेत्र में ये वायु अभ्यास होने जा रहा है और ये दिल्ली में G20 का जो आयोजन होने जा रहा है, दोनों का थ्रेट परसेप्शन अलग अलग है और दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो भी अलग अलग है। तो और तीसरी बात जो पता चलती है कि वायुसेना किस प्रकार तत्पर है, तैयार है सभी संभावनाओं का सामना करने के लिए। महत्वपूर्ण यहाँ पे G20 के ऊपर हम अपना ये डिस्कशन केंद्रित कर रहे हैं। G20 में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो है सब कन्वेंशनल एरियल थ्रेट की, यानी कि पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, UAVs, RPS, जो छोटे मोटे हॉट बलून्स, इन जैसे लोगों इन सब चीजों में खतरा हो सकता है। ये पास में किसी भी छत से कोई भी जो है UAV लॉन्च कर सकता है। जो ये ऐसे खतरे हैं इनको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी वायु सुरक्षा के लिए आवश्यक है डिटेक्शन होना, पहले पकड़ा जाना। इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना नीचे उड़ते हैं ये सब, जिनका मैंने जिक्र किया, ये सब कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि एक बार पकड़ने के बाद इनको आप जो है धराशायी कर सकते हैं। तो आवश्यकता है कि किस प्रकार से पकड़ें, उसके लिए जो पुलिस दल है उनका सहयोग लिया जा रहा है, बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने ऐसे चीजों को जो लो RCS की है, जिनको डिटेक्शन मुश्किल है, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए पकड़ने की कोशिश की है। और इसलिए कई जगह जो है ऑप्स सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर ये सूचना दी जाएगी कम से कम समय में। और जो हब सेंटर है, जैसे कि ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर कहा जाता है, वहां पर जो है 24 घंटे जो है निगरानी की जाती है, 365 दिन। ये मैं अभी इस मौके के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं 365 दिन 24/7 ज्वाइंट कंट्रोल एनालिसिस सेंटर जो वायु सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, वो एक्टिव रहता है और वो किसी प्रकार के भी वायु खतरे की तरफ चौकन्ना रहता है। अब सबसे पहले आवश्यकता है डिटेक्शन की, उसके बाद है कि हम उसको कैसे धराशायी करें। उसके लिए जैसा कि आपने जिक्र किया, जो है हमारे जो दिल्ली, मैं एक बार एक चीज समझाना चाहती हूं कि जब, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, उनका अपना सिक्योरिटी अमला अलग है, वो अपना, उनका किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का अपने देश का सिक्योरिटी अमला अलग है। लेकिन हिंदुस्तान जब वो आ रहे हैं तो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो अपना सिक्योरिटी अमला उसमें लगाएंगे। अब ये हमारे दर्शकों को समझाने वाली बात है, वो सिक्योरिटी अमला पुलिस का भी होगा, वो वायुसेना का भी होगा और उसी के अंदर बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वीरभूषण जी वो भी होंगे। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त सिक्योरिटी कितने हाई अलर्ट पर होगी, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स माने जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन सिर्फ वो नहीं, उनके साथ और कितने राष्ट्राध्यक्ष होंगे। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट तो अपनी कारपेट के साथ ऑलरेडी उनकी कारें आ चुकी हैं, एयरपोर्ट पर खड़ी हुई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि दिल्ली में 3 दिन 8, 9 और 10 तारीख को बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो दिल्ली के लोग इसको इतनी उत्सुकता से, इतने प्रेरणा के साथ देख रहे हैं कि बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट, और जहां तक संबंध है एयरफोर्स और पुलिस और तमाम जो एजेंसीज हैं उनके लिए लगातार कोऑर्डिनेशन, होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, थाने के लेवल पर इतनी बड़ी तैयारियां लार्ज स्केल पर की जा रही है। और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, सुचाता है, आप वुमेन है, जर्नलिस्ट है, सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल, एक IPS ऑफिसर, मिडिल कैडर की जो हमारी महिलाएं हैं, तमाम को ड्यूटी पर लगाया गया, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम डेलीगेट्स ऐसे होंगे जिनके साथ में महिलाएं होंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि महिलाओं का भी इसमें तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। उसके अलावा इतनी छोटी छोटी बारीक चीजों का इंतजाम किया गया है। हमारा भी काम बड़ा है उस समय। आप जहां पर वो लोग जाएंगे, प्रेसिडेंट तो ठीक है मीटिंग अटेंड करेंगे, उनके साथ नॉर्मल कोर्स में हर एक प्रेसिडेंट के साथ 200-250 तक एक कारकेट के साथ पूरा उनका मसला चलता है, पूरा उनके साथ उनका स्टाफ होता है। तो वो उनको आप केवल दिल्ली वो लाल किला भी जाएंगे, वो निजामुद्दीन भी जाएंगे, वो आगरा भी जाएंगे, वो जयपुर भी जाएंगे। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे गेस्ट आए उनको एटलीस्ट ऐसा मैसेज ना जाए कि हम बटे हुए हैं या हमारे बीच में कोई डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरा जी ताली बजा रहे हैं, क्योंकि ताली बजा रहे हैं क्योंकि ये डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आपका चैनल छोटा चैनल नहीं है, विदेशों के अंदर देखा जाता है, जब वो देखते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक आदमी इस तरह की चीजों को कामयाब करने के लिए इतने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस बीजेपी, उनके अपने अपने मसले, मजबूरियां, परेशानियां हो सकती हैं, पर मेरे लिए स्क्वाड्रन लीडर्स, आपके लिए, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आपके लिए, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कामयाब रहे और एक
मैसेज दुनिया के मैं अंदर नहीं चाहती हूँ कि उस दौरान ऐसी हेडलाइंस चल रही हो कि कोई किसी पर आरोप लगा रहा है शाजिया जी, ये बड़ा ही भद्दा लगता है। G20 को लेकर हम जब हिंदुस्तान मेजबानी करने वाला है, जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक ओकेजन है, इस पर उस समय ऐसी अगर भद्दी हेडलाइंस चलेंगी कि क्रेडिट वॉर चल रही है, या फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है भाई देखिए कैसे प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी से अपने मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये मैं उम्मीद कर रही हूं और प्रार्थना कर रही हूं कि अच्छी तरह से चलेगा और अगर सफल रहेगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए। ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी हमें समझना है। बिल्कुल जो आपने कहा मैं 100% आपके साथ इत्तेफाक रखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और कम से कम ऐसे मौके पर सबसे बड़ा आयोजन इस लेवल का, इस स्तर का पहले हुआ नहीं भारत में, और एक हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की पर इंडिविजुअल्स की भी, नागरिकों की भी, कि बेस्ट फुट हम लोग रखें और दुनिया को दिखाएं कि क्या है भारत और क्या है भारतीय, और किस हम जानते हैं मेजबानी अतिथि देवो भव, इस भाव के साथ हम लोग सारा काम करें। चाहे हमारे ऊपर थोड़ी बंदिशें हों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, उसको माने और समझें और दुनिया देखे क्या है भारत का जलवा दिखाने का ये मौका है, और भारत की पूरी साख, पूरी इज्जत दांव पे है। तो मुझे लगता है कोई भी पार्टी ऐसे मौके पर कम से कम क्रेडिट लेने के लिए या ब्लेम करने के लिए या इसको मोदी बनाम अदर्स या कुछ भी खेल करने के लिए इसमें शामिल ना हो और ना ही होगी, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये हमारी हायर इंस्टिंक्ट एज अ सिविलाइजेशन, एज अ सिटीजन। बिल्कुल सही, वसुदेव दिल्ली में जाएं, हर बैनर के ऊपर वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक परिवार की तरह पूरे परिवार की तरह। चंद्रमोहन जी, अब आप फिर बोलेंगे कि मैं आपके ऊपर राजनीति का सवाल लेकर आती हूँ, लेकिन ये एक परिवार वाली जो भावना है ये पार्टी समझ रही है ना चंद्रमोहन जी, ये एक परिवार है। हम परिवार के मुखिया के परिवार में अगर कोई नहीं, मैं बिल्कुल सोनिया परिवार नहीं, मैं भारत के परिवार और पृथ्वी के परिवार की बात कर रही हूँ। आप कितना ही कर लो कि भाजपा वालों से हम ये कोशिश करें कि एक देशभक्तों की बात कर ले, लेकिन ये नहीं सुधर सकते। देखिए परिवार के, अब मैं बात देता हूँ, परिवार का मुखिया के पास अगर उनके घर पे ओकेशन होगा तो परिवार के मुखिया पे जिम्मेवारी होती है कि वो अपने साथ, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों को साथ ले और अपने उस ओकेशंस को दे। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान की जनता, हर पार्टी खड़ी है, क्योंकि ये सवाल है। इसीलिए राजस्थान में ऐसा है, हमारे घर में शादी होती है, हमारे घर में शादी होती है तो खुद ही काम करते हैं ना, घर में शादी होती है राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर जगह ये भाषा। अभी देखिए वो तो कुछ कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने किया जिस स्तर पर आप चले गए। वो तो बड़े आराम से कह रही है कि मैं नहीं, उन्होंने रोक नहीं रहे। जब मैं बात कर रहा हूं, मैं बात देश की कर रहा हूं, और वो आप ये मेंढक वाली राजनीति और इससे आ जाते हैं, क्या तरीका है? मैं आपको रोक रहा हूं भाई, आपकी बात तो 10 सेकंड जब एक देश की बात हो रही है, देश की बात होती है तो पार्टी चले गए क्या? जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं भाई साहब, वो तो वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं अमेरिका में। एकदम वापस कांग्रेस में जाना, सोने पे जाना क्या मतलब है? जब हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तान का इवेंट है, तो उसके लिए सारे हिंदुस्तानी है, सारे देश के वासी हैं। तो क्या भाजपा को कहने में दिल कतरा मोदी ये कहा कि वो सोनिया नहीं परिवार है, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि जो मुझे समझ में आया, उन्होंने बोला सोनिया ने पूरे परिवार का मामला है। दीपक जी, आप अमेरिका में भले ही 7 समंदर पार हैं, लेकिन वहां से भी उत्साहवर्धन कर देते हैं ताली बजा बजा कर, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो वहां से आप एक बार जरा फिर से हमारे लोगों को बता दीजिए कि G20, क्योंकि आप यूएस से हमारे साथ जुड़े हैं, और G20 का ये आयोजन जो है ये भारत के लिए, मैं इसलिए पूछ रही हूं, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका, ये आपके बेटे ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत से लोग G20 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग करके देखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस क्या इस समय अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के लिए एक प्लस है? दीपक जी। नो क्वेश्चन अबाउट इट, ये सवाल पैदा नहीं होता है। नो क्वेश्चन की भारत की छवि इस समय तो पूरे अंतरिक्ष से ऊंची है। मैम, एक मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, आपका चैनल अफ्रीका में कुछ लोग देख रहे हैं, किंगडम ऑफ लेसोथो, मैं वहां पर विशेष सलाहकार हूं। तो ये भूतपूर्व मंत्री हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो इन्होंने मैसेज में लिखा है मुझे कि एम्बेसडर दीपक, मैं आपको टीवी पे देख रहा हूँ, द 2 women आर आउटस्टैंडिंग, आपका जिक्र कर रहे हैं, और जो बीजेपी की प्रवक्ता है, और फिर लिखते हैं कोई संदेह नहीं है कि जितनी G20 की मीटिंग्स अभी तक हुई हैं, ये सर्वश्रेष्ठ रहेगी, दिस विल बी द बेस्ट। और एक आखिरी चीज कही है, थैंक यू इंडिया, जो आपने मुद्दे उठाए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है विकासशील देशों के लिए। अभी तक मैम उनकी आवाज पहुंचती थी, लेकिन कोई सुनता नहीं था। और ये नरेंद्र मोदी साहब, भले आप उनसे उनके समर्थक हो ना हो, उसने बोला है, उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ G20 का लीडर नहीं हूं, मैं G200 का लीडर हूं। उनके लिए तालियां, सबके मुद्दे मैं उठाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अहम चीज है। नहीं तो मैम, मैंने यूएन में देखा है, मैं तो अभी न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूं, मीटिंग होती थी, वो गिनी बिसाओ जहां पे मैं काम करता हूं, उनका रिप्रेजेंटेटिव कहता है जी मेरी ये समस्या है, बाकी कहता है चुप करके बैठ जाता, गिनी बिसाओ कहां पे पहुंच गया। लेकिन ये एक आदमी आता है, भारत का नेता, कहता है कोई बात नहीं, क्या समस्या है तुम्हारी, मुझे बताओ। और जो समस्याएं मैम बताई गई हैं, और अमेरिका में भी अब इसकी बात हो रही है, हेल्थ, सेहत आपकी, पर्यावरण, भूख,
एनर्जी, मैं खत्म कर दूं, मैं इकोनॉमिक रिकवरी, डिजिटल वर्ल्ड, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, आतंकवाद और सप्लाई चेन रेजिलियंस। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो भारत की प्रशंसा नहीं करता, वो क्या लिखता है? इंडिया हैज वॉक द टॉक। अब मैं क्या, बहुत से लोग, कर्नल सिंह, बहुत से लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखिए पुतिन नहीं आ रहे हैं, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की चर्चा भी जरूरी है कि भारत ने अपने टर्म्स भी क्लियरली बता दिया है, उसके बाद जो आना चाहते हैं वो आए, जो नहीं आ रहे हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, बट ये जो सवाल जो पूछ रहा है कि वो 2 जने नहीं आ रहे हैं, उन्हें वो बाकी 18, बाकी 40 कंट्रियां नहीं दिख रही? नहीं, मतलब मैं उन्हीं से बोल रहा हूं कि अपने गिरबान में झांक कर देखिए, 40 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, 2 कंट्री के नहीं आ रहे। उसमें से भी अगर उसका एनालिसिस कर लेते हैं हम 2 सेकंड में, जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे, क्या करेंगे आकर? भाई ब्रिक में उन्होंने कोशिश करी कि XYZ कोई एक कंट्री 2 कंट्री ऐड हो जाए, नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? आपकी जो पूरी दुनिया में विस्तारवाद की जो नीति है वो सबको पता है। आप मैप इशू कर देते हैं, अब आप यहां आएंगे तो इंटरनेशनल प्रेस आपसे सवाल पूछेगी कि भाई साहब ये क्या तरीका है? 13 लाइन आपने लगा दी उन कंट्रीज के ओशंस पर कि इसके आगे पूरा ओशन मेरा है। भाई साहब सवाल तो पूछा जाएगा ना, तो दैट मींस गिल्टी कौन है? अरे भाई फेस करना है, आके यहां फेस करिए, बताइए LAC पर आप क्या कर रहे हैं, बताइए आप लद्दाख में क्यों डरे हुए हैं, क्यों आप अंडरग्राउंड टनल्स बना रहे हैं, क्यों अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं? आप डरे हुए हैं, आप इन चीजों का आंसर नहीं दे पाएंगे। और इनको खुलकर, जैसा मैंने पहले कहा कि सारे मुद्दों को खुलकर उस पर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर होती है। अब ये समय वो नहीं है जब भारत जो है दूसरे जो एक लकीर खींचेंगे उसी के इस तरफ खड़ा हो जाएगा। भारत अपनी लकीर खुद खींचेगा और वो ये भी बताएगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जो कि प्रतिबद्धता है इस G20 जैसे सम्मेलन की। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में बात होगी, मोदी सर्वे में आगे और विपक्ष मुंबई भागे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सर्वे जिसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर से मोहर लगी है, ये सर्वे 24 देशों में कराया गया, जिसमें भारतीयों ने क्या कहा है।